नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम दुबे और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम चरण भी संपन्न। कोटा तखतपुर में भी डाले गए वोट। अट्ठाईस फरवरी को हो सकते बिलासपुर नगर निगम का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल, तैयारियां शुरू। बिलासपुर शहर को जल्द मिलेगी ई-सिटी बस। पेट्रोल डीजल के खर्चे से मिलेगी मुक्ति। सेंट पलोटी स्कूल में बम ब्लास्ट के मामले में 4 छात्र छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज। भेजा गया बाल संप्रेषण गृह। और अब खबरें विस्तार से। राज्य के 50 विकास खंडों में 23 फरवरी को तीसरे व अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला। वहीं नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में सुबह 6:45 से दोपहर 2 बजे तक वोट डाले गए। मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्रों पर ही मतों की गिनती की गई। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में 30,990 पंच, 3,802 सरपंच, 1,122 जनपद सदस्य व 145 जिला पंचायत सदस्य चुने जा रहे हैं। इस अंतिम चरण में कुल 98,888 प्रत्याशियों ने चुनावी भाग्य का फैसला हो गया। इनमें पंच पद के 76,199, सरपंच पद के 17,191, जनपद सदस्य के 4,659 व जिला पंचायत सदस्य के 839 अभ्यर्थी शामिल है। बिलासपुर जिले में अंतिम चरण में कोटा और तखतपुर ब्लॉक में भी चुनाव कराए गए। बिलासपुर जिले के तखतपुर और कोटा ब्लॉक के मतदाताओं ने भी रविवार को पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव किया। इसके लिए दोनों ब्लॉक में 697 मतदान केंद्र बनाए गए थे। प्रत्येक मतदाताओं ने 4-4 वोट डाले। सुबह से ही सभी जगह के मतदान केंद्रों में मतदाताओं की खासी भीड़ दिखाई दी। और यह मतदान केंद्र है त्रिस्तर पंचायत, बहुत अच्छा सो रहा है। लोग इसमें महिला, युवा और बुजुर्ग भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़ के, ताकि क्षेत्र की जो निचले स्तर की जो समस्या है, राशन, पेंशन, आवास एवं जो मूलभूत सुविधा है, शौचालय है और नाली की व्यवस्था है और पानी की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है और गौ माता की चारागाह की व्यवस्था है और गौ के प्रबंधन एवं बंदरों से जो निजात पाने की व्यवस्था है, इस दिशा पे आज वोटिंग हो रहा है और अपना पंच, सरपंच, जनपद और जिला का अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। उन्हीं के माध्यम से राज्य सरकार तक अपनी बातों को अवगत कराएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में बेहद खूबसूरत मजबूत लोकतंत्र की तस्वीर सामने आई है। नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले सुकमा जिला के पूर्ववर्ती में लोगों ने पहली बार मतदान किया। पूर्ववर्ती हार्डकोर नक्सली हिडमा का गृह ग्राम है, जहां एक समय नक्सलियों का हेड ऑफिस हुआ करता था। इसी गांव में तय होता था किसकी हत्या करनी है, कहां आतंक मचाना है, यही होता था नक्सलियों का वार जोन। इसी गांव में नक्सलियों की खेती होती थी। सुकमा एसपी किरण चौहान के प्रयासों से यह कैंप खुला, जिसके बाद विकास की राह ऐसी खुली कि नक्सलियों को इलाका छोड़ भागना पड़ा। पहली बार यहां के लोग मतदान केंद्रों में मतदान करने उमड़े और अपने पसंद के प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान किया। मस्तूरी में पहले चरण का पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद 20 फरवरी को बिल्हा में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जिला पंचायत बिलासपुर के क्षेत्र क्रमांक 1 से 5 तक के चुनाव संपन्न हुई। इसमें भाजपा की 3, कांग्रेस के 1 और निर्दलीय के रूप में 1 सदस्य निर्वाचित हुए। रविवार को रिटर्निंग अधिकारी नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। 17 फरवरी से 23 फरवरी के बीच छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, जिसके तहत बिलासपुर जिले में 17 फरवरी को मस्तूरी विकासखंड में चुनाव संपन्न हुआ, तो वहीं 20 फरवरी को बिल्हा विकासखंड में चुनाव कराया गया, जबकि 23 फरवरी यानी रविवार को तखतपुर और कोटा में चुनाव संपन्न हुए हैं। मस्तूरी के 5 जिला पंचायत क्षेत्र में 3 में कांग्रेस, 2 में भाजपा की जीत हुई, तो
बिल्हा में 3 में भाजपा, 1 में कांग्रेस और 1 में निर्दलीय प्रत्याशी अपनी जगह बनाने में सफल हुआ है। बिल्हा विकासखंड में जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए सभी सदस्यों को रविवार को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अनीता, राजेंद्र शुक्ला, राजेश सूर्यवंशी, डॉक्टर गोविंद यादव सहित अन्य निर्वाचित सदस्यों ने रिटर्निंग अधिकारी से प्रमाण पत्र हासिल किया। नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि अब उनकी पहली प्राथमिकता है कि वह अपने क्षेत्र में तेजी से विकास करें। इसके लिए अब वह लगातार जनसंपर्क कर उन क्षेत्रों में पहुंचकर वहां विकास की रफ्तार को गति देंगे। सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार। कांग्रेस पार्टी ने मुझे अधिकृत किया, इसके लिए पार्टी को भी धन्यवाद। पार्टी के सभी लोगों का आभार। जी, हमारे क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनका के लिए हम विकास कार्य करेंगे और उन समस्याओं का निदान भी करेंगे। इससे पहले तिफरा नगर पंचायत अध्यक्ष मैं रही, वहाँ के विकास कार्य को आप लोगों ने देखा है। तो वहाँ पे भी शुक्ला जी ने हमारे साथ कदम कदम पे सहयोग किया था। यहाँ भी हम विकास कार्य करेंगे और लोगों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे और यहाँ भी शुक्ला जी कदम कदम पे हमारा साथ देंगे। देखिए, हमारी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है और आदरणीय धर्म कौशिक जी विकास पुरुष कहा जाता है, तो इनके नेतृत्व में मार्गदर्शन में यह चुनाव हुआ है। हमको पूरा संरक्षण प्राप्त है, पूरा विकास है। नहीं, मैं वो क्षेत्र में भी बोला हूँ, सरकार हमारी है, सरकार के साथ चलिए, विकास के साथ चलिए। नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिला पंचायत बिलासपुर में भाजपा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने जा रहा है, क्योंकि जनता ने इस पर लगभग मुहर लगा दिया है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मंडी अध्यक्ष और कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बिलासपुर जिला पंचायत में निर्वाचित होंगे। हालांकि उन्होंने दोहराया कि जो भी अध्यक्ष बने, बिलासपुर जिला पंचायत क्षेत्र में विकास की गति को आगे बढ़ाए, ताकि जनता ने जिस उम्मीद के साथ सदस्यों को चुना है उस पर वह खरा उतर सके। और भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत में हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेंगे, जीत करके आएंगे। और अभी हम गोविंद यादव जी के हमारे जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्हा जनपद में भी हमारे स्पष्ट बहुमत आए हैं और उसके लिए भी हमारे सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, जनता को भी बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। पथरिया बिल्हा में पिछले बार भी हमारे जनपद अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे, इस बार भी हमारे जनपद उपाध्यक्ष रहेंगे और जिला पंचायत पे भी हम लोग बनाएंगे। नहीं भाई, एक कांग्रेसी जीत करके आया है 25 में, लेकिन मस्तूरी में तो तस्वीर बदल जाती है। 25 में एक कांग्रेसी जीत करके आया है, कोई बाकी बीजेपी और सपोर्टेड जीत करके आए हैं, कुछ निर्विरोध जीत करके आए हैं, इंडिपेंडेंट जीत करके आए हैं। मस्तूरी में बड़ी उठापटक हुआ। मस्तूरी में भी मुझे जो डॉक्टर साहब से बात हुई है तो बताया कि हमारे अध्यक्ष बनेंगे, बहुमत हमारी करके मेरी बातचीत हुई है। मैं देखा नहीं हूँ कितना है, लेकिन अधिकांश जगह जैसे कब मुंगेली का आपको बता रहा हूँ, मुंगेली हमारे क्लियर आ गए हैं, लोरमी हमारे क्लियर आ गए हैं और बिल्हा हमारे क्लियर आ गए हैं जो चुनाव हुए हैं। बाकी जो चुनाव आज होने हैं उसमें भी हमारे अध्यक्ष बनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि वो सिंबाल में था इसलिए स्पष्ट दिखाई दे रहा था, ये पार्टी के सिंबाल में नहीं है इसलिए आप लोगों को अस्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनाव में आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। जिला पंचायत में खिचड़ी नजर आती है। देखिए, बिलासपुर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 बिल्हा के सभी मतदाता भाइयों बहनों को बहुत दिल से आभार और एक ऐतिहासिक मतों से जो उन्होंने विजय दिलाई, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि उन मतदाताओं ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझ पर कितना यकीन और विश्वास किया, ये मैं इस अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर सकता। इतना ज़बरदस्त उन्होंने आशीर्वाद दिया है, मैं उनका कर्जदार हूं। मेरी पत्नी को जो इतने भारी मतों से और कांग्रेस पार्टी को जो उन्होंने जिताया है, उसके लिए राजेंद्र शुक्ला उनके विकास के लिए हर वो काम करेगा जो उनकी अपेक्षा है और पूरा प्रयास करूंगा कि भले भाजपा की सरकार है पर हम अपनी मेहनत से और बहुत से गांव में जो छोटे छोटे काम होते हैं उनको करने के लिए हम उनकी पूरी सेवा करेंगे, ताकि आने वाले समय में भी कांग्रेस के लिए जब हम मैदान में जाएं तो बड़े ऊर्जा और उत्साह के। देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि इस चुनाव में कांग्रेस ने मेरी पत्नी को अधिकृत किया और इस चुनाव में जो सफलता ऐतिहासिक मिली उससे मैं अभिभूत हूँ और मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे प्रति जो प्रेम था उस क्षेत्र की जनता को उन्होंने दिखाया और मुझे फिर से एक ऊर्जा दी है जो मेरी पत्नी
अनीता शुक्ला के साथ काम करके हम लोग फिर से कांग्रेस को भी मजबूत करेंगे और क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाएंगे और कांग्रेस लग रहा है पूर्व में 2 बार जनपद में रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। छत्तीसगढ़ के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बिलासपुर जिले में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस और भाजपा अभी तक के चुनाव में बिल्कुल बराबर स्थिति में है। ऐसे में कोटा और तखतपुर का परिणाम यह बतलाएगा कि जिला पंचायत में किसकी सरकार बनने जा रही है। सरकार चाहे किसी की भी बने, मुद्दा केवल विकास का होना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। तखतपुर जनपद क्षेत्र के नगोई गांव में पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के दौरान मतदाताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन द्वारा उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण उन्हें परेशान होना पड़ा। ग्रामीणों को गर्मी और धूप के बीच घंटों भूखे प्यासे अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया। मतदान केंद्रों में अव्यवस्थाओं के चलते मतदान की रफ्तार भी धीमी रही। दोपहर 3 बजे तक मतदान का समय निर्धारित था। सबसे अधिक परेशानी शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं को हुई, क्योंकि व्हीलचेयर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इस अव्यवस्था से ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। अभी लगे हम आधा 1 घंटा हो गए। बाकी से व्यवस्था पानी ठीक है? पानी बहुत दिक्कत होते पिए बर। धूप तो बहुत धूप है। हाँ सर, व्यवस्था तो अभी कुर्सी में मैं विकलांग हूँ सर, और मैं बैठने की व्यवस्था नहीं है और छाया भी नहीं है, धूप है यहाँ। ऐसा है तो इसका व्यवस्था होना चाहिए सर। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहिए आप ग्रैंड न्यूज पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम में भाजपा की सरकार आने के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि 28 फरवरी को मुख्यमंत्री सहित उनके मंत्रिमंडल और विधायक की मौजूदगी में बिलासपुर नगर निगम के कई महापौर और पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके लिए नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। 15 फरवरी को बिलासपुर नगर निगम में भाजपा के महापौर के तौर पर पूजा विधानी और इसी दल के अधिकांश पार्षद निर्वाचित हुए हैं, जिसके बाद अब शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी को शहर की सत्ता के लिए महापौर और नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद शपथ लेंगे। बिलासपुर के मुंगेली नाका ग्रीन पार्क ग्राउंड में नगर निगम द्वारा शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे 28 तारीख को बिलासपुर नगर निगम की महापौर और यहाँ के सभी पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर को 3 बजे यह शपथ ग्रहण समारोह है। हमारे प्रदेश के मुखिया और उप मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय राज्य मंत्री जी सहित सारे विधायक, सारे जनप्रतिनिधि इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चुनाव पूर्ण हो चुके हैं और जल्द से जल्द शपथ ग्रहण का भी रहेगा। जब गैजेट में नोटिफिकेशन होता है उसके 15 दिवस के अंदर इसका गठन होना भी रहता है। तो जैसे ही गठन होगा तो जल्द से जल्द नए प्रस्ताव जो हमारे पास कुछ लंबित हैं उनको पूर्ण रूप से रखा जाएगा MIC में और सामान्य सभा में, और ज़्यादा स्पीड लाया जाएगा विकास में। अभी निर्देश शासन से प्राप्त नहीं हुए, जैसे निर्देश प्राप्त होंगे इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक के अलावा संगठन के नेता मौजूद रहेंगे, क्योंकि सोमवार को सभापति चयन के लिए पर्यवेक्षक आएंगे। इसके बाद शपथ ग्रहण का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। हालांकि नगर निगम के द्वारा शपथ ग्रहण और सम्मेलन को लेकर समस्त औपचारिकता पूरी कर ली गई है, ताकि जैसे ही शपथ ग्रहण हो तत्काल सम्मेलन आयोजित कर शहर विकास को गति दी जा सके। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र में छत्तीसगढ़ का बजट भी प्रस्तुत होगा। इसे लेकर अब इस बार छत्तीसगढ़ वासियों के साथ विधायकों को भी काफी उम्मीदें हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ का बजट अधिक आएगा, जिससे कई क्षेत्रों में अधिक राशि आएगी और यहाँ विकास कार्य होंगे। खासतौर पर सिंचाई, सड़क और छत्तीसगढ़ विकास पर बजट केंद्रित होगा।
छत्तीसगढ़ को बने लगभग 25 साल हो चुके हैं। इस दौरान लगभग 24 बार बजट प्रस्तुत किया जा चुका है, जो 7,000 करोड़ से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ में विकास को गति देने के लिए पर्याप्त बजट देने की कोशिश हुई है। छत्तीसगढ़ में इन 25 सालों में विकास भी तेजी से बढ़ा है। सोमवार से शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र में बजट भी प्रस्तुत होना है, जिसे लेकर अब प्रदेशवासियों को सरकार से काफ़ी उम्मीद है। पिछली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने 1,47,446 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था, तो वहीं इस बार उम्मीद की जा रही है कि सरकार लगभग 1.5 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत करे, जिससे छत्तीसगढ़ में सुविधाओं को बढ़ाया जा सके। खासतौर पर सिंचाई, सड़क, बिजली, कृषि सहित अन्य योजनाओं पर इस बार का बजट प्रस्तुत होने की उम्मीद है। इस संबंध में बिलासपुर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा समय में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने बजट पर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजना इस बार छत्तीसगढ़ विकास मॉडल को पूर्ण करने की है। यही वजह है कि बजट में सिंचाई, कृषि, सड़क इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा हर क्षेत्र में पर्याप्त राशि दी जाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ के विकास में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। जैसी चर्चा हुई है उसके अनुसार से बजट का जो आकार है पिछले बजट से हमारा बड़ा होगा। खास करके यहाँ के सिंचाई को लेकर के, सड़कों को लेकर के और स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण है, इन सारे कार्यों का उसमें समावेश होगा। महत्वपूर्ण चर्चा भी होगी। महामहिम जी का, राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद उस पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और अभिभाषण पर चर्चा। उसके साथ में हमारे प्रथम अनुपूरक भी आएंगे और हमारे जो प्रश्न हैं, ध्यानाकर्षण है और विपक्ष की तरफ से जो उनके मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये महत्वपूर्ण हमारा सत्र है। इसमें कई हमारे विधेयक भी आएंगे, बिल भी पारित होंगे और मैं समझता हूं कि प्रदेश के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हमारा बजट सत्र है। बिलासपुर के आप बहुत बड़े नेता हैं और उस बड़े नेता होने का फायदा बिलासपुर के इस बजट में कितना मिलते नजर आएगा? देखो, बिलासपुर को हर बार बजट में मिला है। पिछले बार भी हमारा जो सड़कों का जो बहुत अच्छा सड़कों का हमारे निर्माण के लिए मिला है। नगरीय निकाय मंत्री भी ये कह सकते हैं, बिलासपुर पुराने ज़िले से हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा और अन्य हमारे जो है, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्र में हो, पिछले बार भी बजट में शामिल हुआ है, इस बार भी हमारे शामिल होंगे। तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ का बजट है, छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास, ये हमारा दृष्टिकोण है और इस दृष्टिकोण के साथ में बजट प्रस्तुत होगा। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार को ऐसा बजट प्रस्तुत करना होगा जो छत्तीसगढ़ के विकास को रफ्तार दे सके, क्योंकि मौजूदा चुनाव में जनता ने भाजपा की सरकार पर विकास को लेकर भारी उम्मीद की है। ऐसे में आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की उन्नति और विकासशील प्रदेश के दृष्टिकोण से ऐसा बजट लाना होगा जो छत्तीसगढ़ की दिशा तय कर सके। हालांकि यह सब तो अनुमान है। बजट में सरकार के पिटारे से प्रदेशवासियों को क्या क्या सौगात मिलती है, ये तो बजट के दिन ही पता चलेगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के 18 पार्षद जीतकर पहुंचे हैं। इसके बाद अब यहां नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा वरिष्ठ और युवा पार्षदों का पैनल तैयार किया जा रहा है, जिसमें एक नाम का चयन कर इन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जा सके। इसमें कई बार के जीते हुए पार्षद के अलावा युवा और तेज तर्रार पार्षद भी शामिल किए जा रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी दायित्व सौंप सकती है। जिला अध्यक्ष कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल नाम का फाइनल लिस्ट तैयार हुआ है और इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने इसे रखा जाएगा, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है 18 पार्षद हमारे जीते हैं और सशक्त विपक्ष की भूमिका, सर्वांगीण विकास के लिए बिलासपुर के हमारे पार्षद लगातार संघर्ष करेंगे, लगातार अपनी मांगों को रखेंगे और मुस्तैदी के साथ पूरे कार्यकाल में चाहेंगे कि जनहित में सारे काम हों। उसके लिए नेता प्रतिपक्ष का भी हम चुनाव करेंगे और पार्षद दल की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की गाइडलाइन आने के बाद पार्षद दल की मीटिंग होगी या जैसा भी गाइडलाइन होगा उसके हिसाब से। अभी तक के 2 लोग आकर के मेरे पास अपनी दावेदारी प्रस्तुत किए हैं। एक है बहुत ही सीनियर पार्षद भरत कश्यप जी और दूसरा शहजादी कुरैशी। 2 लोगों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। हाईकमान से इस पे हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी से और प्रदेश चयन समिति से हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो निर्णय होगा वो सबको अवगत कराएंगे।
वक्त हो चला एक बार फिर से छोटे से ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी वाले शहरों को ई बस सेवा से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत बिलासपुर को भी पीएम ई बस मिलने जा रही है, जिसका संचालन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। ई बस सेवा के प्रारंभ होने से जहां पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी मदद मिलेगी। शहरवासियों को सस्ते दर पर आवागमन की सुविधा देने के लिए कुछ वर्षों पहले सिटी बस सेवा प्रारंभ की गई थी। बेहतर देखरेख का अभाव और कोरोना की वजह से सिटी बस की हालत खस्ता हो गई। अब इन्हें रिपेयर किया जाना भी महंगा पड़ रहा है। ऐसे में सरकार भी अब पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करना चाहती है। यही वजह है कि अब स्मार्ट सिटी वाले शहरों में ई बस सेवा प्रारंभ की जा रही है। पीएम ई बस सेवा के तहत बिलासपुर को भी लगभग 50 बस मिलने जा रही है। पहले खेप में 20 बस अगले महीने बिलासपुर पहुंच रही है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के लिए कंपनी का निर्धारण भी कर दिया गया है, जो इन बसों का संचालन करेगी। शहरवासियों के लिए यह एक बड़ी सौगात होगी। एक पीएम ई बस का जो टेंडर है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक बस आने वाली है, वो रेडी है, वो टेंडर हो भी गया है। इसके बाद इस पर कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी और सेंटर से जो टेंडर हुआ था इलेक्ट्रिक बसेस के, वो भी फाइनल हो चुका है। उसका बस ऑपरेटर भी छत्तीसगढ़ के लिए फाइनलाइज हो गया है, तो ये जल्द से जल्द हमें मिल जाएगा। हमारे पास जो बिलासपुर में एयरपोर्ट है, इस पर DVR हमें जल्द से जल्द मार्च में प्राप्त हो जाएगा और उस पर जो सिविल वर्क है वो भी हो जाएगा। तो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी हमारे पास जल्द से जल्द बढ़ने वाली है। इसके साथ सिटीज़ 2.0 के अंतर्गत हमारा एक 4 क्वाड्रिलेटरल जो एग्रीमेंट है वो जयपुर में साइन होना है नेक्स्ट मंथ, जिसमें हमें वेस्ट डेवलपमेंट प्लान के लिए 100 करोड़ प्लस केंद्र सरकार से मिलेगा। तो इस तरह की योजनाएं हैं जिसमें आगे बिलासपुर विकास के अग्रसर रहेगा। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक वाहन के संचालन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। 2 पहिया, 4 पहिया और बड़े वाहनों को इलेक्ट्रिक के माध्यम से संचालित करते हुए पेट्रोल और डीजल में जिस तरह से निर्भरता कम की जा रही है, यह दर्शाता है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर बेहद गंभीर है। तो वहीं इलेक्ट्रिक सिटी बस के संचालन से शहरवासियों को भी सस्ते दर पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। शहर में सस्ते दर पर लोगों को आवागमन की सुविधा देने के लिए बिलासपुर में सिटी बस चलाया गया था, जिसके बाद से निरंतर ये शहरवासियों को सेवा दे रही थी। लेकिन अब सरकार पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी सोच रही है और पेट्रोल और डीजल की निर्भरता कम करने के लिए अब ई बस चलाए जाने की योजना है। पीएम ई बस योजना को बिलासपुर में भी चलाया जाना है। इसके लिए जो टेंडर प्रक्रिया है उसे नगर निगम में पूरा कर लिया है और इसके लिए जो संचालन का जिम्मा जो कंपनी देखेगी उसके भी टेंडर फाइनल हो गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि 15 से 20 दिनों के अंदर ये ई बस शहर पहुंच जाएगी और अगले महीने से इसका संचालन शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर जो ई बस सेवा शुरू होगी, इसमें जो लोग हैं, बिलासपुर वासी हैं, वे आसानी से यात्रा कर सकेंगे और जो सिटी बस सेवा है, इस तरह से जो सिटी बस खस्ता हाल है उससे निजात लोगों को मिल जाएगी। सिटी बस की जो हालात हैं वो इस समय बेहतर नहीं है। जगह जगह सिटी बस खटारा हो चुके हैं लगभग और कहीं ना कहीं जो इससे यात्रा करते लोग वे भी इसकी जो सेवा है उससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन अब जब ई बस बिलासपुर पहुंचेगी और इसका संचालन शुरू होगा, निश्चित तौर पर सस्ते दर पर जो आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रशासन की कोशिश है उस पर कहीं ना कहीं बल मिलेगा और लोगों को भी एक बेहतर फैसिलिटी मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी एक व्यवस्था मिलेगी। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। सेंट विसेंट पलोटी स्कूल में हुए ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने 8वीं क्लास के 2 छात्र और 2 छात्राओं को JJ एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। न्यायिक रिमांड में लेने के लिए उन्हें बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला स्थित सेंट विसेंट पलोटी स्कूल में हुए ब्लास्ट में छात्रा के गंभीर रूप से घायल होने के बाद मामले में पुलिस ने जांच के बाद दोषी 2 छात्र और 2 छात्राओं को गिरफ्तार किया है।
इस मामले में स्कूल के प्राचार्य ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी। जांच के बाद 8वीं कक्षा के 2 छात्र और 2 छात्राओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र छात्राओं के निशाने में स्कूल की एक शिक्षिका थी। शिक्षिका को उड़ाने के लिए पटना से ऑनलाइन विस्फोटक पदार्थ मंगवाकर बाथरूम में लगाया गया था, लेकिन इसकी चपेट में 4वीं क्लास की मासूम छात्रा आ गई। पुलिस हिरासत में लिए गए छात्र छात्राओं को बाल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि 4वीं क्लास की घायल छात्रा स्तुति मिश्रा से पहले बाथरूम में 8वीं की कक्षा की छात्रा गई थी। घायल छात्रा ने रोते हुए उस वक्त छात्रा की तरफ इशारा भी किया था। स्कूल प्रबंधन और पुलिस ने जब उक्त संदेही छात्रा से पूछताछ की, तब उसने अपने 8वीं कक्षा की अन्य छात्रा और 2 छात्रों के साथ मिलकर पटना से ऑनलाइन विस्फोटक मंगवाकर धमाका करना स्वीकार कर दिया। दोषी विद्यार्थियों के अनुसार वे केवल शरारत के तौर पर ऐसा कर रहे थे। पेरेंट्स का आरोप है कि पहले भी यहाँ विस्फोट जैसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन स्कूल प्रबंधन सख्त कार्रवाई की बजाय मामले को दबा दिया करते थे। इसके पहले भी बच्चे विस्फोटक और आपत्तिजनक पदार्थ मंगवाकर विस्फोट कर चुके हैं। पिकनिक में एक बच्चे के बाइक से बम मिला था, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्कूल प्रबंधन ऐसी घटनाओं को लगातार नजरअंदाज कर रहा है। अभी तो जिस तरह से हम लोग को विधिवत जो करना था, हम लोग बच्चों के साथ वही कार्य किए हैं और उनको जो इंस्टिगेट करना है उसको हम लोग स्कूल से बाहर कर दिए हैं अभी, और जो सज़ा देनी थी स्कूल की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से उसको सज़ा के रूप में उन्हें दे दिया गया है। आगे की कार्यवाही जो भी किया करना पड़ेगा, या तो जैसा भी विधिवत होगा उसी को हम लोग वहन करेंगे। कितने छात्र इसमें शामिल हैं? छात्र कितने, छात्राएं कितनी हैं और क्या एक्शन लिया गया? इसमें 2 छात्र और 4 छात्राएं शामिल हैं। जी, क्या एक्शन लिया गया है? उनको स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या वो एग्जाम देने पाएंगे कि नहीं? अभी एग्ज़ाम की बात अभी नहीं सोचे हैं। जब कोई अभी तक स्कूल से निकाल दिया गया है, एग्ज़ाम की बात तो नहीं आती है। जब कुछ रिएक्शंस आएंगे या तो पिता को रिक्वेस्ट किया जाएगा तो देखा जाएगा, फिर तो नहीं ऐसा। हाँ, थोड़ा तो जल्दी एक्शन ले लिया, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा क्योंकि क्या बोलेंगे, दबाव में भी थे थोड़ा सा, इसलिए हम लोगों ने एक्शन। किसके दबाव में थे? किसी के दबाव में नहीं, लेकिन तो हम लोग को जो नियमबद्ध जो करना था, सज़ा तो उनको देना था, इसलिए हम लोग इलाज में तो अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे कितना पैसा खर्च हो रहा है। जब अस्पताल की तरफ से बिल्स आएंगे तभी तो हम लोग बता पाएंगे। कितना बिल आपने जनरेट कर लिया? अभी तक हम लोग को उसके बारे में जानकारी नहीं। अभी जब मेरे को मिला था तो मुस्कुरा रही थी भी, मैं हाथ उनको दिखाया तो हाथ भी दिखा रही थी, और जब मैंने को थम्स अप बोला तो वो अभी थम्स अप मुझको दिखा रही थी उस समय। पेरेंट्स जो उनके हैं उनका क्या रवैया है? पेरेंट्स लोग अभी शांत हैं, और जो वे आशा कर रहे हैं कि बच्ची की स्वास्थ्य ठीक हो जाए, वो बच्ची अच्छी हो जाएगी, वही हम लोग भी कामनाएं कर रहे हैं। बिलासपुर की प्रतिष्ठित छत्रपति शिवाजी राजे सेवा समिति द्वारा सिकल सेल पीड़ित बच्चों के लिए 11वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित किया गया। रक्तदान एक महान सेवा है जो न केवल जरूरतमंदों मरीजों के जीवन को बचाने के लिए सहायक होती है, बल्कि रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक मानी जाती है। सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए रक्तदान जीवनदायी भूमिका निभाती है, क्योंकि इन मरीजों को समय समय पर रक्त की आवश्यकता होती है। इस पहल से समिति समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश भी दे रही है कि रक्तदान केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि यह मानवता की सच्ची सेवा भी है। आपको बता दें कि रक्तदान करने से शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है और कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। रक्तदान देने पर मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, अच्छे लोग हैं, बढ़िया। यहाँ सर्टिफिकेट भी दिया गया है और खुश हूँ मैं अपना रक्तदान देकर। हाँ, आगे मैं हर साल यहाँ आकर दूंगा और जितना बन सके मैं उतना अपना देश के लिए और लोगों के लिए करूँगा आगे भी। छत्रपति शिवाजी राजे सेवा समिति द्वारा विगत 10 वर्षों से हम रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। ये हमारा 11वां वर्ष है और हम सिर्फ और सिर्फ सिकल सेल पीड़ित बच्चों को देते हैं। इसके अलावा हम किसी को नहीं देते हैं। सिम्स के माध्यम से उन्हें निःशुल्क ब्लड मिलता है। जितने हमारे सिकल सेल मरीज हैं, बच्चे खास करके, वो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। ये सारे बच्चे हमको एक दिन पहले खबर देते हैं कि हमें ब्लड चाहिए और इलाज कराने आना है। हम सिम्स ब्लड बैंक को बोल देते हैं, उनको निःशुल्क ब्लड मिलता है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता। कितने डोनर यहाँ पे आए थे? अभी कम से कम 25-30 डोनर आए हुए हैं। शाम 5 बजे का है और हम कभी टारगेट अचीव नहीं करते हैं कि हमें बहुत से ज़्यादा डोनर चाहिए। हमारे सिकल सेल पीड़ित बच्चों के लिए हमें मिल जाता है ब्लड, हमें उतनी ही आकांक्षा रहती है। और
सिम्स के अलावा हम कहीं नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ से जितने सिकल सेल पीड़ित बच्चे हैं उनको निःशुल्क मिलता है। फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शनिवार को बस्तर के कमल चंद्र भंजदेव की शाही शादी में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने वर वधू को बधाई देते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीएम साय के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और महेश कश्यप भी बस्तर पहुंचे। भाजपा नेता के अलावा उप पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी इस शादी में शामिल हुए। भाजपा और कांग्रेस के नेता यहां शादी में एक साथ नजर आए। पारिवारिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी, हम सब और प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मिलित हुए। निमंत्रण था और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे शादी का आयोजन उन्होंने किया। राज परिवार के राजमाता जी को, उनके परिवार वालों को बधाई और शुभकामना। और ये निश्चित रूप से इस आयोजन में हम सब आमंत्रित थे और सम्मिलित हुए। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत तुर्काडी पटेल पारा में किसान की मेहनत पर अज्ञात बदमाशों ने एक बार फिर से कहर बरसा दिया है। किसान की सब्जी बाड़ी में लगी फसलों को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया। गोभी के फूलों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। तुर्काडी पटेल पारा के किसान अनिल कुमार पटेल के साथ कोई व्यक्ति इस तरह की ज्यादती कर रहा है कि उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर उसे आर्थिक रूप से बर्बाद करना चाह रहा है। पीड़ित किसान ने ग्रैंड न्यूज़ को बताया कि इससे पहले भी 26 जनवरी और 16 फरवरी को इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक नुकसान करने वालों का कोई सुराग नहीं मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित परिवार की कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर भी बार बार उनकी बाड़ी को ही निशाना बनाया जा रहा है। इस बार बदमाशों ने हद पार करते हुए बाड़ी में रखी लकड़ियों को आग के हवाले कर दिया और कई सामानों की चोरी भी की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने किसान के घर की ईंट की दीवार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश भी की। सौभाग्य से जिस कमरे में चोरी का प्रयास किया गया वहां कोई कीमती सामान नहीं था, जिससे परिवार को और बड़ा नुकसान होने से थोड़ी राहत मिली है। देखिए, पिछले 2-3 बार ये इस तरह का घटना इस बाड़ी में व्यक्तिगत कहे जाए समस्या किसी और की बाड़ी में नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत कोई जो दुश्मनी है वो निकाल रहे हैं, और भाई दुश्मनी अगर किसी को निकालना है तो भाई उसको हमसे वो संपर्क करे कि बाड़ी में भाई ये चीज़ करेंगे तो उचित नहीं है मेरे ख्याल से। वही बता रहे हैं कि व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं। पिछले अभी 16 तारीख को पाइप को काट दिए थे, और उसके पहले इसमें हाँ, और 26 जनवरी को बता रहे हैं पिछले इसमें दवाई का छिड़काव कर दिए हैं, दवाई का छिड़काव कर दिए हैं, जिससे वो वन नाशक, जिससे पूरे जो भी हम लगाए रहते बाड़ी में वन की तरह वो वन में वो पूरे ख़त्म हो जाता है, जड़ से वो गल जाता है। तो इस तरह की घटना हमको समझ में नहीं आ रहे हैं। हाँ, पुलिस में जाकर शिकायत किए हैं, जानकारी दिए हैं, तो हाँ वो बोले हैं कि आज चुनाव हैं, कल सर्वे कराएंगे और जो भी है उसको फिर आगे का कार्रवाई करेंगे करके बोले हैं। मेरा भी पत्ता गोभी, फूल गोभी जो भी बाड़ी में लगा था वो पूरा नुकसान हो चुका है। पूरा धार तलवार से काट दिया गया है और आग भी लगा दिया है। और पिछले पाइप को तोड़ दिया था, जो भी खाद वाद है रापा उधरी वो सब को ले चुका है। और उससे पहले मेरा बाड़ी में पूरा वननाशक दवाई का छिड़काव कर दिया है। तो काफ़ी नुकसान हुआ है आपका? हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो। एकड़ में हो गया है? ये करीबन 30 डिसमिल के आसपास है। घटना के बाद पीड़ित किसान ने कोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे कार्यवाही जारी है।
लगातार हो रहे इन हमलों से किसान परिवार सदमे में है और प्रशासन से उचित सुरक्षा की मांग कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसान की मेहनत पर बार बार हमला करने वाले ये अज्ञात बदमाश है कौन और उनका मकसद क्या है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी जल्दी कार्रवाई करती है। अभी हम मौजूद हैं तुर्काडी में, जहां पर एक पीड़ित परिवार के बाड़ी में कुछ अज्ञात बदमाशों ने काफ़ी शैतानी हरकत कर दी है। आप देख सकते हैं किस तरह से गोभियों को नुकसान किया गया है, पूरी फसल यहाँ पे बर्बाद कर दी गई है और ऐसे कीटनाशक का उपयोग किया जा रहा है जहाँ पर सब्जियाँ पूरी तरह गल के और वो ज़मीन बंजर हो जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से गोभियों को यहाँ पर बर्बाद कर दिया गया है बेदर्दी से। और यहाँ पे आगे हम फूल गोभी, पत्ता गोभी की हालत दिखाएंगे, जहाँ पे अज्ञात लोगों ने पूरे गोभी के फूलों को किसी धारदार चीज़ से काटा है। आपको दिखाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से गोभियों को नुकसान किया गया है। काफ़ी कुछ यहाँ पे नुकसान हुआ है। बरबट्टी की यहाँ पे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। और आगे हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर कुछ पीड़ित परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम अभी बात करेंगे कि क्या हुआ है यहाँ पे और किस पर उन्हें संदेह है। क्या लग रहा है कि किसने इस तरह से आपके पूरे बाड़ियों की हालत बेदर्दी से ख़राब कर दिया? बताएंगे क्या नाम है आपका? जोहित पटेल। बताइए क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ फसल को नुकसान कर दिए हैं। धार तलवार से हर एक चीज़, यहाँ जो भी फसल लगा था उसका बुरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। बहुत बेदर्दी से आपके सब्जियों को काटा गया है। क्या किसी से जातिगत दुश्मनी या व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या आप लोगों की? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर क्यों इस तरह से आप लोगों के इस बाड़ी पर उसकी निगाह टिकी हुई है? कई बार हो गया है बता रहे हैं आप लोग। हाँ, 2-3 बार हो गया ऐसा घटना सर, और अपने को समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाला क्या चाह रहे हैं। भाई अगर किसी को कोई दुश्मनी अगर निकालना है तो हमसे संपर्क करे या कुछ भी ये चीज़ है तो उसको सामने, लेकिन इस तरह के कृत्य कर रहे हैं मेरे को तो वो समझ में नहीं आ रहा है। सामाजिक तत्व का व्यक्ति लग रहा है वो, जो ऐसा घटना को अंजाम दे रहे हैं। आप लोगों ने शिकायत की है पुलिस विभाग में, थाने में? हाँ जी, शिकायत किए हैं पुलिस थाने में। वो बोले हैं कि आज तो चुनाव है और कल जाकर उसका मुआयना करके इसका फिर कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करके आश्वासन दिए हैं। फसलों को नुकसान करने के अलावा अज्ञात लोगों ने वहाँ पीछे रखी हुई लकड़ियों पर भी आग लगा दी थी और जो कमरा वहाँ पे दिख रहा है वहाँ पर जो खाद होते हैं इस बाड़ी में डालने के लिए जिससे फसल और उपजाऊ हो सके, उसे भी बुरी तरह से बर्बाद कर दिया गया और चोरी करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, गरीब किसान जो अपने रोजी रोटी के लिए दिन रात मेहनत करके फसलों को उगाता है और इस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार करना बेहद ही निंदनीय है। मैं कैमरामैन राकेश के साथ। ई रिक्शा बैटरी चोरी के मामले में फरार आरोपी आखिरकार सरगंडा पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। इससे पहले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक बैटरी और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की। आरोपी प्रदीप दिनकर निवासी विश्वकर्मा चौक चिंगराजपारा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया। पुलिस को इस गिरोह की तलाश 22 जनवरी 2025 से थी, जब पहली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 19 फरवरी को अन्य पीड़ितों ने भी अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की और मुख्य आरोपी सुनील साहू की पहचान होने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ करने में अपने साथियों ओम प्रकाश खांडे, शिवा राजपूत और प्रदीप दिनकर का नाम उजागर किया। ओम प्रकाश खांडे को हिरासत में लेकर चोरी का सामान बरामद किया गया, जबकि शिवा राजपूत पहले से ही आबकारी के मामले में जेल में बंद है। प्रदीप दिनकर घटना के बाद फरार हो गया था, लेकिन 22 फरवरी को पुलिस की सूचना मिली कि वह अपने ठिकाने पर मौजूद है। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद उसने चोरी की वारदात में शामिल होने की बात कबूल की। आरोपी के कब्जे से बैटरी और मोटरसाइकिल जब्त कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
गरियाबंद जिले में उरतुली घाट के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक घायल तेंदुए की रायपुर जंगल सफारी में इलाज के दौरान मौत हो गई। रविवार सुबह करीब 5 बजे तेंदुआ गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर पाया गया। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित रेस्क्यू किया और गरियाबंद फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में प्राथमिक उपचार दिया। तेंदुए की हालत लगातार बिगड़ने के कारण वन विभाग ने उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर जंगल सफारी रेफर किया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने तत्काल ड्रिप और उपचार शुरू किया, लेकिन सिर में गंभीर चोट होने के कारण तेंदुए को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों के अनुसार सिर में गहरी चोट ही तेंदुए की मौत का प्रमुख कारण बना। हालांकि क्षेत्र के डीएफओ तेंदुए के बच जाने की उम्मीद लगाए हुए थे, मगर ऐसा नहीं हो सका। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे और नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के नेतृत्व में टीम ने सिम्स चौक, गोल बाजार, गांधी चौक समेत प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध रूप से सड़क किनारे विक्रय सामग्री रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके सामान जब्त किए गए। तो वहीं नो पार्किंग में रॉन्ग साइड में खड़े होने वाहनों को हटाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने आम जनता से अपील भी की कि वे अपने वाहनों को निर्धारित मल्टी लेवल पार्किंग में ही खड़ा करें और सुचारू यातायात की व्यवस्था में सहयोग करें। बिलासपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई सामने आने लगी है। रेड सिग्नल जम कर तेज रफ्तार में भाग रहे ऑटो को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन जब जांच हुई तो मामला और भी गंभीर निकला। आरोपी चालक ने ऑटो की नंबर प्लेट पर चुंबक और प्लास्टिक की सीट लगाकर नंबर को छुपा दिया था। जांच में पता चला कि इंजन, चेचिस और रजिस्ट्रेशन नंबर में भी छेड़छाड़ की गई थी। शासन को राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा था। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज भी कर लिया। जी हाँ, ऑटो चालक प्रहलाद जायसवाल जो सरकंडा का निवासी है, उन्होंने अपने ऑटो में दूसरे ऑटो का नंबर लेकर लगाकर उसमें चला रहा था तथा उस नंबर को भी चुंबक लगाकर उसको छिपाया हुआ था और नशे की हालत में भी था। उसके विरुद्ध में 420 का एवं कूट रचना के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजी गई है। सिम्स संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर उपचार के अलावा डॉक्टर की पढ़ाई भी होती है। ऐसे में किसी जूनियर डॉक्टर का शारीरिक उत्पीड़न बहुत ही गंभीर विषय है। बीते माह सिम्स में यौन उत्पीड़न के शिकायत का मामला सामने आया था, जिसमें मेडिसिन विभाग के एचओडी पर जूनियर डॉक्टर ने यौन उत्पीड़न व शोषण की शिकायत छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन से की थी। इस पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर फेडरेशन ने संज्ञान लेने को आग्रह किया था। पीड़िता के शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सिम्स की जूनियर डॉक्टर एमडी मेडिसिन द्वितीय वर्ष की छात्रा है। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि पिछले 8 माह से मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पंकज टेम्बुर्णिकर मानसिक शारीरिक उत्पीड़न कर रहे थे। ड्यूटी के दौरान मौखिक दुर्व्यवहार, अनुचित स्पर्श और जबरन फोन तोड़ने की घटना होने की जानकारी दी। अन्य छात्राओं ने भी विभागाध्यक्ष के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में छात्रा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया है और धारा 351, 74, 78 के तहत मामला दर्ज कर मामले की विवेचना कर रही है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।